हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 ह्यूमैनिटीज। मैं परीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 ह्यूमैनिटीज पे। और दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर, जो आपको पढ़ाता है सोशियोलॉजी, आपका विषय समाजशास्त्र, वही विषय जो आपको लगता है बहुत बोरिंग। सबको नहीं लगता, लेकिन कुछ बच्चों को तो लगता ही होगा। तो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ कंसेप्ट, कुछ चीज़ें क्लियर करेंगे सोशियोलॉजी की। इससे पिछली क्लास में हमने बच्चे क्या पढ़ा था? इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपकी सोशियोलॉजी का, और हमने जाना था डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था। क्या होती है पॉपुलेशन, क्यों होती है, क्या ज़रूरी होती है, ये सब चीज़ें। और हमने कुछ थ्योरी में क्या किया था, हमने माल्थुसियन का जो कॉन्सेप्ट था वो पढ़ा था। एक सोशियोलॉजिस्ट थे माल्थुसियन, उनका भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। उनका कॉन्सेप्ट बच्चे क्या कहता था? उनका कॉन्सेप्ट ये कह रहा था कि देश में जिस हिसाब से, यानी जिस रेट से या जिस तरीके से बढ़ रही है पॉपुलेशन, उस तरीके से फूड प्रोडक्शन क्या है, नहीं बढ़ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी जिस स्थिति में आदमी भूख के कारण जान उसकी जाएगी और भूख के कारण वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। यानी उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने कहा कि जिस रेट से बढ़ रही है आपकी जन्म दर, यानी जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस रेट से क्या है, फूड प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। एक रेट होती है, मान लीजिए आपके घर में या आपके परिवार में जिस हिसाब से लोगों की संख्या बढ़ रही है, या मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन है, तो फंक्शन में हमारे क्या होता है, 4-5 दिन पहले से लोग आने लगते हैं। मान लीजिए अपने किसी की शादी है, तो शादी में क्या लोग आने लगते हैं। तो लोग क्या है, जैसे जैसे शादी के दिन करीब आते हैं वैसे वैसे लोग क्या होते हैं, आने बढ़ने लगते हैं। भाई शादी के 1 हफ्ते पहले 2-4 मेहमान आएंगे, फिर जब 6 दिन रह जाएंगे तो 2-4 और आएंगे, फिर जब 2 दिन रह जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, 5-6 रोज़ मेहमान आएंगे। तो ये बताइए, जिस हिसाब से मेहमान आने की लिस्ट या मेहमान आने का रेशियो बढ़ रहा है, उस हिसाब से आपके घर में जो खाना बनेगा उसकी क्वांटिटी भी तो बढ़ेगी ना। बताइए, आपके मेहमान बढ़ते जा रहे हैं, रोज 5-6 आ रहे हैं, आप खाना एक आदमी का रोज बढ़ा रहे हो तो कम पड़ेगा ना दोस्त। आपके 4 मेहमान भूखे रह जाएंगे ना। मान लीजिए शादी है आपके घर पे, घर वाला एग्जाम्पल लेते हैं जो बच्चों को अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए आपके घर पे बच्चे क्या है, आपके घर पे है फंक्शन। क्या है सर? आपके घर पे है कोई फंक्शन, और फंक्शन में क्या होता है, मेहमान आते हैं सर। तो मेहमान आए तो क्या हुआ, 6 दिन पहले से आना चालू किया, तो मान लीजिए 6 दिन बाद से आपके घर पे क्या कर रहे हैं, रोज 5 मेंबर जो हैं वो एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। क्या 5 मेंबर एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं शादी के लिए। और आप खाना जो आपके यहाँ बन रहा है, आपके किचन में जो खाना बन रहा है, वो क्या डेली अपडेट हो रहा है, लेकिन वो डेली क्या एक मेहमान का ज़्यादा बन रहा है। यानी कि आपके घर पे आज 5 लोग बढ़े, कल कितने थे? कल मान लीजिए आपके घर पे 10 लोग थे, आज कितने हो गए? 15 हो गए। लेकिन कल आपके यहाँ 10 लोगों का खाना बना था, आज क्या 11 का ही बना, तो 4 क्या होंगे? 4 तो भूखे रह जाएंगे ना, रह जाएंगे ना। तो ऐसे ही चलता रहा, अगर आपके खाने का रेशियो ऐसे एक एक करके बढ़ता रहा, मेहमान आपके 5-5 बढ़ते रहे, तो 4 तो आपके भूखे रह जाएंगे ना। यही कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया था माल्थुसियन ने। उन्होंने क्या कहा था कि जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है ना, उस हिसाब से फूड प्रोडक्शन नहीं बन रहा। तो ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिन तक तो चलेगा, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होगा, जनसंख्या आगे निकल जाएगी, फूड प्रोडक्शन नीचे रह जाएगा, और लोग भूख के कारण मर भी सकते हैं। बस ये उनके कॉन्सेप्ट का कहना था। तो आई होप आपको पिछली क्लास में ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं बच्चे आज की क्लास के बारे में। ये तो आपको पिछला कॉन्सेप्ट मैंने रिवाइज कराया कि जिस हिसाब से जनसंख्या, पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है, उस हिसाब से फूड प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज हो रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे आगे कॉन्सेप्ट। चैप्टर जो आपका सोशियोलॉजी में क्या चल रहा था, इंडियन सोशियोलॉजी आपकी बुक है, चैप्टर नंबर आपका 2 चल रहा है, उसका नाम क्या है, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी भारतीय समाज का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। और कौन सा 2.1 में क्या चला था, सम थ्योरीज एंड कंसेप्ट इन डेमोग्राफी, यानी डेमोग्राफी के कुछ थ्योरी एंड कंसेप्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो शुरू करते हैं अगले पॉइंट से, आपकी कक्षा का, क्लास का आरंभ करते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। सर ये ट्रांजिशन क्या होता है, आसान भाषा में समझते हैं। डेमोग्राफिक थ्योरी तो हम समझ गए थे सर कि डेमोग्राफी का मतलब क्या है, ये तो आपने हमको समझा दिया था। लेकिन अब आप एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं, वो कंसेप्ट क्या है? ये ट्रांजिशन वर्ड तो सर हमें नहीं पता क्या होता है। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम, सर कहेंगे सर आप इंस्टाग्राम का उदाहरण बहुत लेते हैं, इंस्टाग्राम बहुत प्रचलित है आप लोगों में, इसलिए आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे आजकल क्या करते हैं बच्चे, बहुत बच्चे या बड़े भी बहुत ट्रांजिशन वीडियो बनाते हैं। कैसे ट्रांजिशन वीडियो बनाते हैं? उन वीडियो में क्या होता है, अपनी पुरानी फोटो दिखाते हैं कि पहले मैं कैसा था, या पहले में, या हालांकि टीचर्स भी आपने देखा होगा ट्रांजिशन वीडियो बनाते हैं। कैसे कि पहले मैं देखिए व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता था,
फिर मैं डिजिटल बोर्ड पे आया, पहले मैं 5 बच्चे पढ़ाता था, फिर मैंने 50 पढ़ाए, बनाते हैं ट्रांजिशन। पहले मैं क्या करता था, साइकिल पे चलता था, फिर मैं बाइक ली, फिर मैंने कार ली, पहले मैं गरीब था या अमीर हो गया, पहले पतला था या मोटा हो गया। वजन को लेके भी ट्रांजिशन वीडियो बनाते हैं कि पहले मैं कितना फैटी था, मोटा मोटा दिखाते हैं, फिर धीरे धीरे मैं जिम गया, फिर दिखाते हैं एकदम बॉडी बिल्डर दिखा देते हैं ऐसे। तो यानी कि ट्रांजिशन का मतलब क्या है, बदलाव दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, बदलाव दिखाते हैं। दिखाते ना, इंस्टाग्राम पे भी दिखाते हैं, पहले मैं कैसा लगता था, पहले मैं यूट्यूबर नहीं था, फिर यूट्यूबर बनने के बाद मेरी शक्ल कैसी हो गई। बड़े बड़े लोग ट्रांजिशन बनाते हैं, अपनी पुरानी फोटो दिखाते हैं, फिर धीरे धीरे उसको 21 में ऐसा, 22 में ऐसा, 2023 में ऐसा, 2024 में ऐसा, 25 में ऐसा हो गया, मैं सलमान खान बन गया। तो फिर ऊपर पीछे उसके गाने लगाते हैं, हौले हौले हसिल मुकाम होंदाया पहली बारी हर, ऐसे लगाते हैं ना। तो ट्रांजिशन का मतलब क्या है बच्चे, जो चेंजेस आते हैं। ट्रांजिशन का मतलब क्या है, चेंजेस। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में पढ़ना, यानी कैसे शुरुआत में स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस आए हमारे जो स्ट्रक्चर में, वही पढ़ना। ट्रांजिशन क्लियर हुआ ना, तो वही पढ़ना है। तो अनदर सिग्निफिकेंट थ्योरी इन डेमोग्राफी इज द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। यानी कि जो डेमोग्राफिक थ्योरी है उसमें एक और थ्योरी आती है, कौन सी, थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन, जिसके बारे में बात करते हैं। यानी कि जो आपकी डेमोग्राफी के जो विषय में अलग अलग थ्योरी थी, जैसे हमने सबसे पहले माल्थुसियन थ्योरी पढ़ी, उसके बाद क्या आती, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी आती। कैसी, ट्रांजिशन की थ्योरी। इसका मतलब क्या है, दिस सजेस्टेड दैट पॉपुलेशन ग्रोथ इज लिंक टू ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ है, क्या सर, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इसका रिलेशन किससे बता दिया इस थ्योरी ने, इसका रिलेशन बताया किससे, इकोनॉमी से। किससे बताया बच्चे, इकोनॉमी से, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से किसका बनाया, रिलेशन बताया, आपका पॉपुलेशन ग्रोथ का। यानी कि इन्होंने कहा कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो किस पे निर्भर कर रही, कहीं ना कहीं किससे लिंक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी लिंक है। कैसे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी लिंक है। कैसे लिंक है भाई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कैसे लिंक है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने या घटने का फर्क इकोनॉमी के तो पड़ेगा ही ना पड़ेगा। आप बताइए, आपके घर में फिर से शादी है, सर आप शादी का उदाहरण बहुत लेते हो, आपके घर में क्या है, फिर से शादी है, शादी में क्या हुआ, आपके यहाँ मेहमान बढ़ गए, पॉपुलेशन बढ़ गई। तो ये बताइए, क्या आपका जो फैमिली का खर्चा है वो उतना ही रहा जो नॉर्मल मंथ में रहता है, शादी वाले मंथ पे भी उतना ही रहेगा? बताइए, मान लीजिए खाने, शादी के खर्चे छोड़िए, खाने का ही खर्चा है वो बढ़ेगा ना। तो बताइए, आपकी इकोनॉमिक जो पोजीशन थी वो शादी वाले मंथ से पहले अच्छी थी कि शादी वाले मंथ में अच्छी होगी? ये बताइए, शादी वाले मंथ में अच्छी नहीं होगी ना, क्योंकि खर्चा बहुत हो रहा होगा, क्योंकि लोग बढ़े, पॉपुलेशन बढ़ी तो खर्चा बढ़ा, पॉपुलेशन कम तो खर्चा कम। तो आप समझे कि पॉपुलेशन ग्रोथ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, कैसे इससे लिंक है। लिंक समझे ना आप, कि जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो खर्चा भी ज्यादा होगा, तो हम क्या, तंगी आ जाएगी हमारे। कहते नहीं इस महीने बहुत तंगी है, क्यों, क्योंकि इस महीने सर शादी पड़ गई थी भाई की, मेहमान ज्यादा आ गए थे, बहुत बहन की शादी थी, तंगी हो गई इस महीने। तो पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है। और ये दो क्या है, लिंक है। यही बताया क्या है, दिस सजेस्ट दैट पॉपुलेशन ग्रोथ इज लिंक टू द ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या लिंक है, एंड दैट एवरी सोसाइटी फॉलो अ टिपिकल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट रिलेटेड पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी कि हर सोसाइटी जो है वो क्या करती है, पॉपुलेशन ग्रोथ से संबंधित एक टिपिकल पैटर्न को फॉलो करती है। क्या करती है, एवरी सोसाइटी फॉलो अ टिपिकल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट रिलेटेड पॉपुलेशन ग्रोथ। क्लियर? अब इन्होंने कहा देयर आर 3 बेसिक स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ की जो स्टेज थी वो 3 बेसिक स्टेज थी। क्या थी, 3 बेसिक स्टेज थी। बात करते 3 बेसिक स्टेज के बारे में। किसके बारे में, 3 बेसिक स्टेज के बारे में बच्चे बात कर लेते हैं। कौन कौन सी थी, तो आपको अगर समझाएं क्या हुआ, ये कुछ मॉडल था स्टेज वाला, तो ये ऐसे वर्क करता था आपका। तो हुआ क्या, ये तो आप ऐसे समझिए, फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ बच्चे, फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, पहली स्टेज जो थी उसमें क्या था, जो रेशियो था ग्रोथ का, और क्या, यानी कि जो पॉपुलेशन बढ़ने का रेशियो था वो क्या था, कम था। क्यों कम था,
क्योंकि जन्म दर जो थी वो ज़्यादा थी, लेकिन मृत्यु दर भी थी वो भी ज़्यादा थी। यानी कि लोगों के पैदा होने की संख्या और लोगों के मरने की संख्या दोनों ही क्या थी, एकदम कंपटीशन में थी। क्या थी, लेकिन लोगों का जन्म जो बर्थ है वो भी तो हो रहा था बहुत स्पीड से, लेकिन लोगों की डेथ भी बहुत तेजी में इस स्टेज में हुई। तो क्या हुआ, दोनों का जो जो ग्रोथ रेशियो है ना वो कम रहा। क्यों रहा? क्योंकि जिस हिसाब से जन्म हो रहा था उस हिसाब से मर भी रहे थे। क्या, जिस हिसाब से बर्थ हो रही थी, जिस हिसाब से बर्थ हो रही थी, मान लीजिए ये चल रही है लाइन, क्या मान लीजिए बर्थ है ये, क्या है, बर्थ है और क्या है, डेथ। तो जिस हिसाब से बर्थ हो रही थी उस हिसाब से डेथ भी हो रही थी, साथ साथ चल रहे थे। तो ये जो रेशियो था इनका, इसमें क्या ज्यादा मतलब ग्रोथ जो रेट था वो ज्यादा बढ़ नहीं रहा था। क्या हो रहा था, ज्यादा बढ़ नहीं रहा था। क्लियर है? फिर क्या हुआ, ये तो फर्स्ट स्टेज की बात हो गई। क्या, फर्स्ट स्टेज की, फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ बच्चे, दोनों जो थे वो पैरेलल चलते थे, यानी कि दोनों साथ साथ चल रहे थे। यानी जितनी स्पीड से लोग जन्म ले रहे थे उतनी स्पीड से क्या हो रही थी, डेथ भी हो रही थी। क्यों? क्योंकि जन्म तो लोग ले रहे थे, जन्म लेना तो पता चल गया था कि बच्चे कैसे हो रहे, बच्चे तो हो रहे थे, लेकिन डेथ क्यों हो रही थी? क्योंकि टेक्नोलॉजी, चीजों का सही इलाज का अभाव था। क्या था? सही इलाज का अभाव था। तो लोगों की जान बचाना जितना आसान अब है, जितना पॉसिबल अब है, उस दौरान शुरुआत में क्या उतनी पॉसिबिलिटी चीजों की नहीं थी। तो अभाव था चीजों का, था। तो चीजों का अभाव होने के कारण क्या हुआ, जनसंख्या जो थी वो वृद्धि उसमें इतनी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो अपनी सोसाइटी थी वो क्या थी, डेवलप नहीं थी। सोसाइटी डेवलप नहीं थी किन चीज़ों के लिए, सही इलाज के लिए, सही हॉस्पिटलाइजेशन के लिए नहीं डेवलप थी, सही मेडिसिन के लिए डेवलप थी। इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं थी कि आपने चुटकी बजाई और आपके एम्बुलेंस आ गई, आप चले गए, आप सीधे इलाज मिल गया। आपको प्रॉपर इलाज ना मिलने के कारण क्या था, डेथ रेट जो थी बहुत टॉप पे थी और बर्थ रेट भी टॉप पे थी। तो जब डेथ भी हो रही थी ज़्यादा और बर्थ भी हो रही थी ज़्यादा, तो दोनों पैरेलल चल रहे थे। तो जो रेशियो था दोनों के बीच, शुद्ध जो प्योर रेशियो था ग्रोथ का, वो ज़्यादा हो ही नहीं पा रहा था। क्योंकि अगर हम सिर्फ बर्थ देखेंगे तो वो तो हो रही है अच्छे लेवल पे। 1000 आदमी, यदि मान लीजिए 1000 लोग की बर्थ हो रही है और 998 उसमें से मर जा रहे हैं, तो आप ये थोड़ी देखेंगे कि 1000 लोग जन्म ले रहे हैं, आप ये देखेंगे कि बच कितने रहे हैं। बच तो 2 ही लोग रहे हैं ना, क्योंकि 998 तो डेथ भी हो रही है लगातार। तो आप जो प्योर देखेंगे परसेंटेज, दो लोग का जन्म हो रहा है पर पार्टिकुलर टाइम पे देखेंगे तो क्या बहुत कम है ग्रोथ रेट। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, ये कंडीशन थी। यानी समाज में क्या हुआ, वृद्धि का कम था होना था और इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, तो क्या जन्म दरें थी वो तो चल रही थी, लेकिन मृत्यु दरें भी थी वो भी बहुत अच्छे चल रही थी। क्लियर है? फिर क्या होता है बच्चे, फिर बात करते हैं हम थर्ड स्टेज की। भी सेकंड स्टेज की बात करेंगे तो आपकी फर्स्ट स्टेज हो गई। अब थर्ड स्टेज में क्या हुआ, थर्ड स्टेज में चीज़ें डेवलप हो गई। क्या हो गई, चीज़ें जो है वो डेवलप हो गई। डेवलप होने के साथ साथ यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन की जो फैसिलिटी थी वो चीज़ों को डेवलप हो गई, और आपकी जो उपचार था वो सही से मिलने लगा, टेक्नोलॉजी आ गई तो इलाज सही से मिलने लगा। तो इलाज सही से मिलने लगा तो क्या हुआ, तो आपके बच्चे जो डेथ रेट थी वो तो कम हो गई, लेकिन जो मतलब जो बच्चों के जन्म लेने की जो थी, यानी जो बर्थ हो रही थी, उसमें कमी नहीं आई। यानी कि समाज जो था, सोसाइटी जो थी वो इसलिए तो डेवलप हो गई थी, यानी टेक्नोलॉजी तो आ गई थी कि सही इलाज मिल जाए, सही मेडिसिन आपको प्रॉपर सही टाइम पे मिल जाए, इसलिए तो टेक्नोलॉजी आ गई थी। लेकिन माइंडली इतना सोसाइटी डेवलप नहीं हो पाई थी, वो बच्चों की जन्म दर थी वो नहीं कम हो रही थी, वो उसी स्पीड से बढ़ रही थी। तो जो गैप हुआ वो बढ़ा, यानी कि जन्म तेजी से हो रही है और मृत्यु तेजी से नहीं हो रही, तो जो गैप था वृद्धि का वो एकदम ज़्यादा बढ़ गया। क्या हुआ, ज़्यादा बढ़ गया। तो ये सब था। फिर क्या हुआ, अब जन्म और मृत्यु दर जो थी वो दोनों की दोनों क्या थे, ऊंचाई पे थे पहली स्टेज। फिर क्या हुआ, फिर जन्म दर ऊंची रही लेकिन जो डेथ रेट था वो नीचे आया थर्ड स्टेज में। तो क्या हुआ, तीसरे में चरण में क्या हुआ, जो समाज था वो बहुत डेवलप हो गया था, यानी जनसंख्या की वृद्धि जो थी वो जो थी नीचे थी। क्योंकि अब हुआ क्या, जो सेकंड स्टेज की बात की हमने, यानी फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ बच्चे, फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, आपकी दोनों ही जो स्टेज थी, यानी कि जो बर्थ रेट था वो भी अच्छा था और जो आपका क्या था, जो डेथ रेट था वो भी बहुत था। तो वो दोनों पैरेलल चल रहे थे। क्या चल रहे थे, पैरेलल चल रहे थे। फिर सेकंड स्टेज में क्या हुआ, टेक्नोलॉजी आ गई, डेवलपमेंट आ गया, तो बर्थ रेट तो बढ़ रहा था लेकिन डेथ रेट था वो कम हो रहा था। क्लियर है? फिर आगे स्टेज में क्या हुआ, फिर जो
मतलब मानसिक रूप से जो डेवलप हो गया, मानसिक रूप से डेवलपमेंट आ गया, तो क्या हुआ, आपका जन्म दर भी क्या हुई, कम होने लगी, और मृत्यु दर भी कम होने लगी। फिर वो चीज़ें जो है पैरेलल चलने लगी। तो जो हमने देखा, यानी कि बर्थ रेट क्या हुआ, बर्थ रेट बढ़ रही थी ऐसे। फिर ये सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, आपकी सेकेंड स्टेज में डेथ रेट जो थी वो क्या हुई, कम होने लगी। डेथ रेट जो थी वो कम होने लगी, भाई टेक्नोलॉजी आ गई तो कम होने लगी, तो डेथ रेट भी थी कम होने लगी। फिर सेकेंड स्टेज में, फिर थर्ड स्टेज में क्या हुआ, माइंडली भी डेवलप हो गया। बच्चों के जन्म पे थोड़ा पॉपुलैरिटी कम करने में, पॉपुलेशन कम करने में सॉरी, फोकस्ड होने लगे लोग कि हाँ पॉपुलेशन पे कंट्रोल होना चाहिए। तो क्या हुआ, बर्थ रेट में कमी आई और डेथ रेट में भी कमी आई। तो क्या हुआ, ये फिर से पैरेलल दिखे थर्ड स्टेज में। तो इस तरह से क्या हुआ, तीन स्टेज में आपका क्या हुआ, तीन स्टेज में इसको डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट स्टेज आप समझे कि फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ बच्चे, फर्स्ट स्टेज में पैरेलल रहे, फिर सेकंड स्टेज में बढ़े, फिर थर्ड स्टेज में फिर पैरेलल हो गए। यानी कि थर्ड स्टेज में, सेकंड स्टेज में इतनी टेक्नोलॉजी आई, इतनी विकसित हो गए लोग कि जान बचाई जा सके या इलाज सही मिल सके, लेकिन इतना विकसित नहीं हुए थे कि जो है बच्चों के जन्म दर में भी कमी आ जाए। क्लियर है। और फिर उस स्टेज में क्या हुआ, आपकी बर्थ दर में फिर क्या, फिर से कमी देखने को मिली, और जो है डेथ में भी कमी, फिर जो है चीजें पैरेलल होने लगी। क्लियर है। तो देयर आर 3 बेसिक स्टेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये आपको बताया क्या, 3 बेसिक स्टेज में बांटा गया। फिर द फर्स्ट स्टेज इज दैट ऑफ लो पॉपुलेशन ग्रोथ इन अ सोसाइटी दैट इज अंडर डेवलप एंड टेक्नोलॉजिकल बैकवर्ड। क्या था, लो पॉपुलेशन ग्रोथ। लो पॉपुलेशन ग्रोथ की क्यों थी, आपको बताया क्यों थी, क्योंकि जन्म ज्यादा हो रहे थे लेकिन डेथ भी ज्यादा हो रही थी, इसलिए क्या था बच्चे, लो पॉपुलेशन ग्रोथ थी। फिर क्या हुआ, ग्रोथ रेट आर लो बिकॉज बोथ द डेथ रेट एंड द बर्थ रेट आर वेरी हाई। क्या बताया आपको, डेथ रेट भी हाई था और क्या था, बर्थ रेट, दोनों ही क्या थे, वेरी हाई थे। फर्स्ट स्टेज में आपको था दोनों ही क्या थे, वेरी हाई थे। सो दैट द डिफरेंट बिटवीन द टू और द नेट ग्रोथ रेट इज लो। तो भाई नेट जो ग्रोथ थी वो क्या आपको बताया था, 1000 जन्म ले रहे तो 998 क्या 998 क्या डेथ भी हो रही, तो क्या 2% तो बढ़े या 2 ही लोग तो बढ़े। तो क्या था, जो नेट ग्रोथ रेट था वो क्या था, लो था। इस कारण क्या था, लो था। फिर क्या हुआ बच्चे, आगे चलते हैं। फिर बात करी क्या, द थर्ड एंड लास्ट स्टेज इज ऑल्सो वन ऑफ द लो ग्रोथ इन अ डेवलपमेंट सोसाइटी वेयर बोथ डेथ रेट एंड बर्थ रेट हैव बीन रिड्यूस कंसिडरेबल एंड द डिफरेंस बिटवीन देम इज अगेन स्मॉल। मैंने क्या कहा था, थर्ड स्टेज में क्या हुआ, यानी बढ़ा, तो उसका फिर से क्या हुआ, लोग जो है मानसिक रूप से डेवलप हो गए, लोगों को समझ में आया कि हाँ ऐसा है कि जो है बर्थ रेट भी कम होनी चाहिए या पॉपुलेशन में कमी आनी चाहिए। तो लोग क्या है, बच्चों के जन्म दर में भी कमी आई, लोगों ने जो है बर्थ रेट को कम करने पे फोकस हुए वो कि हाँ पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल पे लोगों ने सोचा। तो क्या हुआ, बर्थ रेट तो नीचे हुआ, और क्या हुआ, आपका डेथ रेट था वो भी हुआ। क्या, डेथ रेट भी, सही इलाज मिला, सही टेक्नोलॉजी, तो डेथ रेट भी, तो फिर वही हाल हुआ जो पहले में हुआ। तो पहले में क्या था, लोग ज़्यादा क्या हुआ, तो ज़्यादा जन्म ले रहे तो ज़्यादा डेथ भी हो रही थी। अब क्या हुआ, डेथ कम हुई तो लोग क्या, बर्थ भी कम हुई। तो दोनों में कंडीशन क्या है, सेम आ गई, दोनों में क्या पैरेलल आ गई। यहाँ पैरेलल से शुरू हुई थी, पैरेलल ही आ गई, यानी ये जो हुई परसेंटेज ऑफ ग्रोथ थी वो क्या हुई, फिर से कम देखने को मिली। क्लियर है। तीसरे चरण में क्या हुआ, विकास, समाज था विकास की ओर था, तो जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो नीचे चली गई थी आपकी। फिर क्या हुआ, समाज में क्या हुआ, क्योंकि लास्ट स्टेज में क्या हुआ, जो बर्थ रेट था और डेथ रेट था दोनों ही क्या हुए, कम होने लगे। समाज जो था वो पिछड़ी अवस्था से क्या कर रहा था, ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा था। क्या हुआ था, पिछड़ी अवस्था से क्या हो रहा था, ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा था। तो उस पर जनसंख्या कंट्रोल पे भी क्या हुआ, चीजें आने लगी। तो जो सबसे ज्यादा आपका ग्रोथ जो देखने को मिला वो आपका सेकेंड स्टेज में देखने को मिला। फर्स्ट में तो नीचे रहा, थर्ड में भी रहा, तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ थी आपकी वो सेकेंड में जो थी स्टेज, वो हाईएस्ट ग्रोथ देखने को आपको मिली, हाईएस्ट ग्रोथ। ये वाली जो स्टेज थी ये क्या था, विस्फोट था एक तरीके से, पॉपुलेशन विस्फोट। क्या था, विस्फोट था, पटाखा फूट गया था एकदम से। क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई, इलाज सही मिल गया, तो डेथ तो कम हो गई, लेकिन
बर्थ नहीं कम हो रही थी। तो ये गैप जो था बहुत ज़्यादा हो गया कि बर्थ तेजी से बढ़ रही है और डेथ हो नहीं रही है। तो ये गैप जो था ग्रोथ का, ये सबसे ज़्यादा बीच वाले चरण में, सेकंड वाले स्टेज में आपको देखने को मिला, क्योंकि आदमी इतना तो विकसित हो गया था कि सही इलाज तक पहुंच जाए, सही इलाज मिल जाए, लेकिन इतना उसको मेंटली विकसित नहीं हुआ था कि पॉपुलेशन पे सोचे या पॉपुलेशन कंट्रोल करने पे वो बात करे, ये सब चीज़ें नहीं आती थी। तो इस अवस्था में आपका क्या हुआ, मृत्यु दर, क्यों, रोग नियंत्रण आपका सही हो गया था, आपको सही इलाज मिल रहा था, तो मृत्यु दर में तो तेजी से कमी आ गई। लेकिन समाज जो इतना समृद्ध नहीं हो पा रहा था, इतना डेवलप नहीं हो पा रहा था कि जो है वो उस पर जो है पॉपुलरिटी पे या क्या करे, बर्थ पे कंट्रोल करे, पॉपुलेशन पे कंट्रोल करे, पॉपुलरिटी निकल रहा है मुझसे, पॉपुलेशन पे कंट्रोल करे और बर्थ पे कंट्रोल करे, इतनी चीजें नहीं आई हुई थी। क्लियर है? आगे क्या कह रहा है, between these two stages in a transitional stage of movement from a backward to an advanced stage, and this stage is characterized by very high rate of growth of population। सेकंड स्टेज की बात हो रही, किसकी, सेकंड स्टेज की बात हो रही, जहां पे क्या हुआ, वेरी हाई रेट देखने को मिला ग्रोथ का। क्लियर? दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हैपन बिकॉज डेथ रेट आर ब्रॉट डाउन। डेथ रेट कैसे हुए, डाउन होने लगे रिलेटिवली क्विकली थ्रू एडवांस मेथड ऑफ डिजीज कंट्रोल, पब्लिक हेल्थ एंड बेटर न्यूट्रिशन। यानी कि क्या हुआ, डिजीज पे कंट्रोल होने लगा, बीमारियों पे क्या हुआ, कंट्रोल होने का, टेक्नोलॉजी आ गई तो बीमारियों पे क्या है, कंट्रोल पाया हमने। तो और क्या, पब्लिक हेल्थ भी अच्छी हो गई, यानी कि जो हेल्थ है, यानी कि जो हॉस्पिटलाइजेशन है, हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से काम कर रहा, और न्यूट्रिशन भी बेहतर मिल रहा है लोगों को। तो क्या हुआ, जो मृत्यु दरें हैं या जो मरने की या जो डेथ होने की जो संख्या है वो कमी आने लगी। क्लियर है? तो ये हुआ सेकंड स्टेज में। आपको याद रखना है, सेकंड स्टेज में आपसे पूछ सकते हैं कौन सी स्टेज में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली, तो सेकंड स्टेज में आपको याद रखना है, सेकंड स्टेज में आपको हाईएस्ट ग्रोथ जो है वो देखने को मिली। क्लियर है बच्चे? आगे चलें। However, it take longer for society to adjust to change and alter its reproductive behavior, which was involved during the period of poverty and high death rate, to suit the new situation of relative prosperity and longer life span। यानी कि वो मेंटेलिटी विकसित करने में उसको कि हाँ जो है पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल होना चाहिए, ये माइंडली डेवलप होने में टाइम लगा लोगों को कि हाँ पॉपुलेशन पे कंट्रोल बाद में सोचा। टेक्नोलॉजी तो आ गई थी लेकिन इस चीज़ पे फोकस्ड बाद में हुए, क्योंकि टाइम लग गया इस चीज़ में डेवलप होने के लिए कि हाँ ये हम दो हमारे दो वाला सीन भी होना चाहिए। ये क्या है, बाद में एग्जिस्टेंट में आया, आपका सब बाद में आया। इसको क्या है बच्चे, इसको जो है सामने आने में क्या हुआ, टाइम लग गया थोड़ा लोगों के। क्लियर है? The kind of transition was effected in Western Europe during the late 19th and early 20th century। क्या मतलब हुआ बच्चे, यूरोप में कब इस तरह का ट्रांजिशन जो था आपका, कहाँ, यूरोप में आपको जो 19th सेंचुरी थी उसके लास्ट में और 20th सेंचुरी के शुरुआत में क्या यूरोप में आपको ऐसा ट्रांजिशन देखने को मिला। कहाँ मिला बच्चे, यूरोप में मिला। मोर और लेस सिमिलर पैटर्न आर फॉलोड in the less development countries that are struggling to reduce the birth rate in keeping with the falling mortality rate। क्या हुआ बच्चे, जो कम विकसित देश यानी जो अनडेवलप्ड कंट्री थी, ऐसी कंट्री जो थी जहां क्या था, डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं था, तो अनडेवलपमेंट जो कंट्री थी उसमें क्या हुआ, उसमें जो डेथ रेट था गिरता हुआ, क्या था, गिरता हुआ, और क्या था, जन्म रेट जो था वो क्या कर रहे थे, डेथ रेट तो गिरा, लेकिन वो बर्थ रेट को क्या कर रहे थे, घटाने के लिए, डिक्रीज करने के लिए क्या है, स्ट्रगल कर रहे थे। ये कंट्रियां भी क्या कर रही थी, अपना बर्थ रेट को क्या करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए क्या कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी बहुत सारा। इन इंडिया टू, अब भारत जो था वो भारत भी क्या था, इसी संक्रमण में था। भारत भी जो था उसमें पूरी तरह से क्या हुआ था, पूरी तरह से संक्रमित या जो डेमोग्राफिक वो था, ट्रांजिशन था, वो इंडिया में भी क्या हुआ था, नहीं हुआ था इस तरह से, पूरी तरह इंडिया में नहीं होती, क्योंकि इंडिया में भी यही हालत था कि बर्थ रेट कम नहीं हो रहा था और डेथ रेट जो है वो कम हो रहा था। क्योंकि इंडिया में इस तरह का डेवलपमेंट आया था कि बर्थ रेट में कोई रुकावट नहीं आ पा रही थी और डेथ रेट में रुकावट आ गई थी, तो यहाँ भी ग्रोथ रेट लेवल बढ़ रहा था। तो इंडिया भी क्या इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा था कि हाँ जो बर्थ रेट है वो कम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कम। तो इंडिया टू द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज नॉट येट कंप्लीट, यानी कि इंडिया में भी क्या हुआ था, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है वो कंप्लीट रूप से नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ जो डेथ रेट थी वो तो कम कर दी गई थी, पर
बर्थ रेट, यहां भी भैया बच्चे जो है लगातार धड़ाधड़ पैदा हो रहे थे, बच्चों में जो है बर्थ रेट में कमी नहीं आ रही थी हमारे भारत में। क्या बर्थ रेट हैज नॉट बीन डाउन टू द सेम एक्सटेंट, यानी कि सेम एक्सटेंट में जिस हिसाब से क्या जो थी डेथ जो थी, जिस हिसाब से वो जिस हिसाब से डिक्रीज हो रही थी, उस हिसाब से क्या बर्थ आपकी डिक्रीज नहीं हो रही थी। बर्थ जो है वो डिक्रीज नहीं हो रही थी, बर्थ क्या कर रही थी, वो बढ़ रही थी। बर्थ क्या कर रही थी, यानी जन्म जो थे उनमें बढ़ोतरी आ रही थी, और मृत्यु में जो थी वो घटोतरी आ रही थी, यानी कि डिक्रीज हो रही थी। तो यहां भी गैप जो है बढ़ता चला जा रहा था। क्लियर। अब कॉमन कंसेप्ट एंड इंडिकेटर्स की बात करें। ये देखिए, ये आप 3 स्टेप तो समझ गए। 3 स्टेप आपको यह बहुत कट क्लियर हो गई। पहली स्टेज में क्या हुआ, ज्यादा जन्म ज्यादा मरी, ज्यादा मतलब बर्थ ज्यादा डेथ, ज्यादा बर्थ ज्यादा डेथ, जो गैप था वो कम, यानी कि ज्यादा बर्थ ज्यादा डेथ। गैप नहीं दिख रहा है बच्चों, नहीं दिख रहा। फिर क्या हुआ, ज्यादा बर्थ लेकिन डेथ कम, गैप दिखा, कब दिखा, सेकंड स्टेज में। फिर क्या, ज्यादा वो कम बर्थ, वो सॉरी पहले सॉरी कंफ्यूजन, पहले स्टेज में क्या हुआ, ज्यादा बर्थ और ज्यादा डेथ, गैप दिख रहा है, कम दिख रहा है। फिर क्या हुआ, बर्थ ज्यादा लेकिन डेथ कम, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई, गैप कितना हुआ, ज्यादा, सेकंड स्टेज में ज्यादा गैप। फिर क्या हुआ, डेथ रेट कम लेकिन बर्थ भी कम, गैप कितना, कम। तो सबसे ज्यादा गैप कब हुआ था, सेकंड स्टेज में। क्लियर है बच्चे, क्लियर है, क्लियर है, इस टाइप से दिखा होगा आपको। क्लियर है, सेकंड स्टेज में क्या ज्यादा गैप, ऐसे करके। तो समझ गए। अब आगे हम क्या बात करें, कॉमन कॉन्सेप्ट की बात करें। कैसे, कॉमन जो कॉन्सेप्ट है आपके उसकी बात करते हैं। तो मोस्ट डेमोग्राफिक कंसेप्ट आर एक्सप्रेस्ड एज रेट और रेशियो, दे इन्वॉल्व 2 नंबर। यानी कि क्या कह रहा है, अधिकांश जो मोस्ट जो डेमोग्राफिक क्या है कंसेप्ट हैं, उनमें क्या करते हैं, उसमें रेट और रेशियो को क्या एक्सप्रेस किया जाता है। कैसे, रेट और रेशियो को एक्सप्रेस करके बताया जाता है। यानी कि मान लीजिए कैसे बताया जाता है रेट और रेशियो पे, कि आपके छोटे एरिया में ले मान लीजिए, तो आपसे कोई पूछेगा कि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं या आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, तो वहाँ आपसे पूछा जाए कितनी लड़कियाँ हैं, तो आप कहोगे कि सर लड़कियों का जो रेशियो है 2:1 है, या आप कहोगे सर 10 लड़के हैं तो उसमें क्या है 8 लड़कियां हैं। तो आप क्या समझे कि रेशियो कितना निकला बच्चे, कि 5:4 का रेशियो है हमारे यहाँ, कह सकते हैं ना आप। तो क्या हुआ, रेशियो को नंबर्स में 2 नंबर लेते हैं, उनको रेशियो में क्या करते हैं, डिवाइड करा जाता है। वन ऑफ दीज नंबर इज द पार्टिकुलर स्टेटिक दैट हैज बीन कैलकुलेटेड फॉर अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, देन अदर नंबर प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन। यानी कि जो पहला नंबर होता है 2 नंबर में से, वो क्या बताता है, वो जियोग्राफिक एरिया का या पार्टिकुलर एरिया के पार्टिकुलर टाइम पे जो नंबर है उस चीज का वो बताता है। और दूसरा क्या करता है, वो कंपैरिजन बताता है। जैसे आपने क्या बताया, 5 में से क्या है सर हमारे यहाँ, 5 में से 4 लड़कियां हैं, तो दूसरा नंबर से क्या किया आपने, कंपेयर किया। ये क्या एग्जैक्ट नंबर बताया। क्लियर है, कैसे बताया आपने, सर मेरा जो सोशियोलॉजी का पिछली बार एग्जाम हुआ था उसमें सर मेरे 2 आउट ऑफ 10 आए हैं, तो आपने क्या किया, 2 तो आपके एग्जैक्ट हैं, और कंपेयर किसने किया, 10 में आए हैं, तो कंपेयर वाला नंबर कौन सा होगा, 10। इस तरह से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं नंबर को बच्चे। फॉर एग्जाम्पल, द बर्थ रेट इज द टोटल नंबर ऑफ लिव बर्थ इन द पार्टिकुलर एरिया। यानी कि बर्थ रेट क्या होता है, टोटल जो क्या हो रहे हैं पार्टिकुलर एरिया में क्या हो रहे हैं, जो जन्म हो रहे हैं, क्या हो रहा है जन्म, वो क्या बताते हैं आपका बर्थ रेट। क्लियर है। और क्या कह रहा है, पार्टिकुलर एरिया में क्या, वो पूरी कंट्री भी हो सकती है, वो आपका एक स्टेट भी हो सकता है, वो आपका एक डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, या आपका कोई गांव हो सकता है, आपका कोई जो एरिया है या कोई कस्बा हो सकता है, अदर टेरिटरी यूनिट कुछ भी हो सकता है, पार्टिकुलर पूरा एरिया हो सकता है। ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, और एक स्पेसिफिक टाइम में, ये नहीं कि पूरा कोई चाहे 1 साल की बात हो रही हो या 1 महीने की बात हो रही, एक स्पेसिफिक टाइम में और स्पेसिफिक एरिया का रेशियो दर्शाया जाएगा। क्या कि भारत में मान लीजिए 1000 अगर पुरुष हैं तो क्या है 942 क्या है लेडीज है, जो भी है 949 है, जो भी है, तो पार्टिकुलर एरिया और पार्टिकुलर नंबर की बात होती है। क्लियर है। आगे बात करें, क्या कह रहा है आगे,
डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया इन 1000 से क्या करते हैं, यानी पर 1000 से डिवाइड करते हैं, पर 1000 की बात करते हैं। मैंने कहा 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं या 1000 मैन है तो कितनी फीमेल है, तो क्या पर पार्टिकुलर 1000 से क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं वहां पे। तो इन अदर वर्ड्स द बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन, यानी कि बर्थ रेट क्या है, 1000 बच्चों पे जो जन्म की क्या है दर है एक पार्टिकुलर टाइम पे, वो क्या होगी, बर्थ रेट होगी आपकी। और द डेथ रेट इज अ सिमिलर स्टैटिक एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ डेथ इन अ गिवन एरिया ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पर 1000 पॉपुलेशन। यानी कि बर्थ रेट क्या है, एक दिए गए निश्चित स्थान पर निश्चित समय में 1000 में कितने बर्थ हो रही है, 1000 में कितनी डेथ हो रही है, वो आपकी डेथ रेट हो जाएगी। यानी 1000 में कितने बर्थ हो रही है दिए गए पार्टिकुलर टाइम और पार्टिकुलर एरिया में, वो आपका बर्थ रेट हो जाएगा। और उसी पार्टिकुलर एरिया में 1000 में कितनी डेथ हो रही है पार्टिकुलर टाइम पे, वो आपका डेथ रेट हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, क्लियर है, डेथ रेट समझ में आया। फिर क्या कह रहा है, दीज स्टेटिक्स डिपेंड ऑन द रिपोर्टिंग ऑफ बर्थ एंड डेथ बाय द फैमिलीज इन विच दे अकर। यानी कि किस पे डिपेंड करता है, जिस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं उनके क्या दिए गए आंकड़ों पर बच्चे निर्भर करता है। उन्होंने जो स्टैटिक डेटा दिया है किसी फैमिली का पार्टिकुलर डेटा, जो क्या करता है उसका आपका नियरेस्ट या जो भी आपका गांव है, गांव कलेक्ट कर रहा है, विलेज में हो रहा है या तहसील में हो रहा है, या एक आपका नगर पालिका जो होता है म्यूनसिपालिटी, वहां कलेक्ट हो रहा है, जहां से भी वो एक दिए गए फैमिलीज का डेटा कलेक्ट हो रहा है वहां से इसका आंकड़ा लगाया जाता है। सॉरी बच्चों, माइक गिर गया। तो पार्टिकुलर एरिया से क्या बच्चे आपका जो है, एक मिनट, आंकड़ा जो है लगाया जाता है। एक यूनिट होती है ना आपकी, आप मान लीजिए गांव में रह रहे हैं तो आपकी ग्राम पंचायत, या आप किसी विलेज में या किसी सिटी में रह रहे हैं तो आपकी जो म्यूनसिपालिटी, जो नगर पालिका, ये सब चीजें होती है, ये क्या करती है, आंकड़े को क्या करती है, कलेक्ट करती है बच्चे। यानी कि जन्म दर आप बर्थ रेट समझ गए, और क्या समझ गए बच्चे आप, डेथ रेट समझ गए क्या होता है। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। The rate of natural increase of the growth rate of population refer to the difference between the birth rate and the death rate। तो अब जो इनमें जो इंक्रीज है, यानी कि क्या, जो बर्थ में और डेथ में इंक्रीज है, इसको रेशियो में डिवाइड किया, इसका रेशियो निकाला जाता है। वही क्या होता है आपका ग्रोथ के नाम पे, या ग्रोथ परसेंटेज, ग्रोथ रेशियो जो भी कह सकते हैं। क्या कह रहा था, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन रिफर टू द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। इन तीनों का अंतर निकाला जाता है। वही क्या होता है, वही क्या होता है आपका ग्रोथ परसेंटेज होता है। मान लीजिए किसी पार्टिकुलर एरिया में क्या हो रहा है, मान लीजिए किसी पार्टिकुलर एरिया में, मान लीजिए एक दिन की बात करें अगर, तो मान लीजिए एक दिन में क्या हो रहा है, 10 बच्चे जन्म ले रहे हैं और 8 लोगों की क्या हो रही है, डेथ। तो इनके बीच का डिफरेंस हम निकालेंगे 2, यानी कि जो ग्रोथ हो रही है वो क्या हो रही है बच्चे, आपकी 2 बच्चों की ग्रोथ हो रही है पर डे के हिसाब से। तो ये क्या करते हैं, बीच का रेशियो निकाल उसको ग्रोथ परसेंटेज में या उसमें भी ग्रोथ में कलेक्ट करते हैं। तो व्हेन दिस डिफरेंस इज 0, अगर ये डिफरेंस 0 हो और इन प्रैक्टिस वेरी स्मॉल, देन वी से दैट द पॉपुलेशन हैज स्टेबलिश्ड। यानी कि अगर ये 0 हो, यानी कि मान लीजिए 10 बच्चे अगर जन्म ले रहे तो 10 लोग की डेथ हो रही, तो दोनों का अंतर क्या है, 0। तो ये कैसी हो गई, स्टेबल हो गई, क्योंकि बढ़ ही नहीं रही है। स्टेबल का मतलब क्या होता है बच्चे, स्टेबल का मतलब क्या होता है, रुक जाना, रुक जाना, कहते हैं स्टेबल हो जाओ कहीं पे। तो यानी कि नहीं बढ़ रही, 0 हो रही है ग्रोथ रेट, जितने डेथ हो रही है उतने बर्थ हो रही है, तो ग्रोथ रेट क्या है, 0, स्टेबल हो गई है बच्चे, क्या हो गई, स्टेबल हो गई है। और हैज रीच द रिप्लेसमेंट लेवल विच इज द रेट ऑफ ग्रोथ रिक्वायर फॉर अ न्यू जनरेशन टू रिप्लेस द ओल्डर वन दैट आर डेइंग आउट। यानी क्या, जो आपको रेट चाहिए है ग्रोथ का, जिससे क्या हो सके, ओल्डर जो 1 एज वाले हैं उनको नई जनरेशन से क्या क्या किया जा सके, रिप्लेस किया जा सके। तो उसको तो आप रेशियो चाहिए ना ग्रोथ का, एक ग्रोथ का रेशियो होगा, तभी तो आप क्या कर पाएंगे, उसको रिप्लेस कर पाएंगे। क्लियर है भाई। आप क्या, ये कौन सी स्टेज आपकी जो स्टेज है, ये कौन सी, रिप्लेसमेंट लेवल जो है आपका क्या हुआ है, रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंच गए। क्या इसमें क्या होता है भाई, जितने बूढ़े लोग मरेंगे उतने तो क्या होगा, जितने बूढ़े लोग की डेथ होगी उतना क्या स्थान खाली होगा, उसको कौन, नए जो जनरेशन आएगी उसको रिकवर करेगी, वहां से रिप्लेस करेगी। भाई ओल्ड वन जो होंगे उनकी डेथ होगी और नई जनरेशन आएगी, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, रेट जो है सर्कुलेट करेगा, तो खाली स्थान जो है वो बढ़ेगा। तो आगे
समटाइम सोसाइटी कैन एक्सपीरियंस अ निगेटिव ग्रोथ रेट। भाई निगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिल जाता है सोसाइटी में, कैसा निगेटिव, दैट इट देयर फर्टिलिटी लेवल आर बिलो द रिप्लेसमेंट रेट। क्या मतलब है, ऐसी स्थिति में समाज पहुंच जाता है, क्या देखने को मिलता है, निगेटिव ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, फर्टिलिटी जो लेवल है वो क्या होता है आपका रिप्लेसमेंट रेट से नीचे होता है। क्या होता है, फर्टिलिटी लेवल क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। भाई फर्टिलिटी लेवल जब जो है फर्टिलिटी जो रेशियो वो भी तो उसको एक ग्रुप में डिवाइड किया गया, तो वो जब ओल्डर वन जो होंगे उनकी डेथ होगी, नए वन जो है नहीं आएंगे, रिप्लेसमेंट सही से नहीं होगा, तो फर्टिलिटी रेट भी क्या होगा, नीचे गिरेगा। गिरेगा कि नहीं बच्चे। अब दिस इज ट्रू ऑफ मैनी कंट्रीज, ये बहुत सी कंट्री में क्या है, ये सच है, ऐसा हुआ है बहुत सी कंट्री में। एंड रीजन्स इन द वर्ल्ड टुडे सच एज जापान में ऐसा देखने को मिला, रशिया में, इटली में और ईस्टर्न यूरोप में क्या हुआ, ऐसी सिचुएशन देखने को मिली। कई देशों में क्या ऐसी स्थिति आई, जैसे जापान, रूस, इटली, आपका यूरोप हो गया। इसमें क्या हुआ, इसमें ये जो है आपकी फर्टिलिटी लेवल क्या हुआ, बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल। आगे, द फर्टिलिटी रेट रिफर टू द नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1000 वुमेन इन द चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप यूजुअली टेकन टू बी 15 to 49 ईयर्स। यानी कि जो फर्टिलिटी लेवल है, रेट है, वो माना जाता है कि 15 से लेके 15 से लेके 49 ईयर के जो होते हैं लोग, इनको रखा जाता है उस एज में। क्या रखा जाता है, इनको रखा जाता है उस एज में। यानी कि आप सीधे समझिए, यानी कि बच्चे को बर्थ कर यानी जन्म दे पाने की जो कैपेसिटी होती है उसको किस एज ग्रुप में रखा गया, आपकी 15 से लेके 49 तक रखा गया है। यानी इस एज ग्रुप के जो लोग हैं उनमें क्या होता है, फर्टिलिटी लेवल, फर्टिलिटी या फर्टाइल वही कर सकते हैं। यानी कि इस एज ग्रुप के लोगों के क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, क्या होते हैं, बर्थ इसी एज ग्रुप के लोग देते हैं। इस एज ग्रुप के लोग अगर नहीं होंगे तो बर्थ कौन देगा, बच्चों को जन्म तो एज ग्रुप देता है ना। 15 के बाद 49 से पहले जो एक रेशियो माना गया है, तो इस रेशियो के अगर लोग कम होंगे तो क्या होगा, आपका बच्चों के जन्म दर में कमी आ जाएगी भाई, तो ग्रोथ रेट में कमी आएगी। सब इंटरलिंक है ना एक दूसरे से। भाई बच्चों को जन्म देने वाले जो हैं, जब पेरेंट्स ही नहीं होंगे तो बच्चों का जन्म कैसे होगा, तो उसमें भी तो अंतर आ जाएगा ना फिर। तो क्या कहा गया है, जो आयु है आमतौर पे वो क्या है, 1000 स्त्रियों की जो जीवित है, जो जन्म देने की संख्या है। यानी कि द फर्टिलिटी रेट रिफर टू द नंबर ऑफ लिविंग बर्थ पर 1000 वुमेन इन द चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप। क्लियर है। बट लाइक द अदर रेट डिस्कस्ड ऑन द प्रीवियस पेज, द बर्थ एंड डेथ रेट, यानी कि जो और रेट्स जो हमने प्रीवियस पेज में डिस्कस किए हैं, दिस इज अ क्रूड रेट, इट इज अ रफ एवरेज फॉर एन एंटायर पॉपुलेशन एंड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द डिफरेंस अक्रॉस एज ग्रुप। क्लियर है। तो क्या हुआ बच्चे, ये क्या है, एक रफ जो है आपका रफ एवरेज रेट है। क्या है, रफ है, रफली बताया आपको। कैसे बताया, रफ जो है। क्लियर। जो अन्य हमने रेट जो आगे इसके पीछे जो एवरेज जो रेट जो हमने चर्चा में किए हैं, तो ये क्या है आपका, ये रफली है। यानी कि पूरा जो पॉपुलेशन का है, ये मोटे तौर पे एक अंदाजा लगाया गया कि एक एवरेज है। क्लियर है। इसमें जो विभिन्न मतलब अलग अलग जो आयु में या एज में जो डिफरेंस पाए गए, उनको क्या किया गया है, उनको कोई ध्यान नहीं दिया गया है। क्लियर है। आगे क्या कह रहा है, डिफरेंस अक्रॉस एज ग्रुप कैन सम टाइम बी वेरी सिग्निफिकेंट इन अफेक्टिंग द मीनिंग ऑफ इंडिकेटर, दैट इज वाई डेमोग्राफर ऑल्सो कैलकुलेट एज स्पेसिफिक रेट। यानी कि बच्चे क्या मतलब हुआ कि कभी कभी क्या होता है, अलग अलग जो एज ग्रुप के लोग होते हैं वो भी क्या करते हैं, डेमोग्राफी पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे भाई, आप किसी जहां भी रह रहे हैं, आपको चलो ये तो पता होना चाहिए कि डेमोग्राफी यानी कि जनसंख्या, पॉपुलेशन क्या है वहां की, लेकिन इसके साथ साथ एक बात भी ये भी जरूरी है कि आपके एरिया में कितने लोग किस एज ग्रुप के हैं, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। ये भी बात एक महत्वपूर्ण रखती है। जैसे हमने क्या डिस्कस किया कि इससे इस एज ग्रुप की क्या बर्थ कैपेसिटी होती है, नहीं जन्म देने की क्षमता इस एज ग्रुप में है। तो अगर एज ग्रुप में हमें ग्रोथ चाहिए तो हमें पता होना चाहिए कि जन्म देने वाली संख्या है वो कितनी अवेलेबल है। भाई जो बच्चों को पेरेंट्स जन्म देंगे वो अवेलेबल होंगे, तभी तो ग्रोथ रेट में इन्फ्लुएंस होगा। अगर यही नहीं है,
या यही ज़्यादा है तो रेट बढ़ेगा, यही कम है तो रेट बढ़ेगा, या बच्चे ही तो बच्चों को जम थोड़ी ना देंगे, बच्चे बूढ़े हैं। क्लियर है? तो क्या ये हमें सीखा कि पॉपुलेशन कितनी ये पता होने के साथ साथ हमें ये बात भी पता होनी चाहिए कि उन दोनों में अंतर क्या है, रेशियो क्या है। क्लियर है ना? तो मान लीजिए फिर से आपके घर में शादी है तो शादी का उदाहरण लेते हैं। आपके घर में शादी है तो आपको खाना बनवाना है, तो आपको 100 आदमी का खाना बनवाना है। आप कह रहे हैं कि मेनू में कुछ आइटम ऐसे भी होने चाहिए जो बच्चों को पसंद हो, जैसे कॉटन कैंडी होनी चाहिए, कॉटन कैंडी भी नहीं चाहिए, बच्चों को पसंद है। क्लियर है? या कुछ बैलून्स वाला जो होना चाहिए, बच्चों को पसंद है। कुछ आप स्टॉल लगाना चाहते हैं जो बच्चों के स्पेसिफिक है, तो उसके लिए आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आपके जो 100 लोग इन्वाइट करें उसमें बच्चे कितने हैं। मान लीजिए कि 100 में से 10 बच्चे हैं और आपने 100 लोगों के लिए कॉटन कैंडी लगवा दी, आपको तो पैसा वेस्ट हुआ। मान लीजिए आपके 100 ग्रुप में 50 बच्चे हैं, आपने 10 ही लोगों के लिए कॉटन कैंडी लगाई, आपकी तो कमी आ जाएगी। तो क्या है महत्वपूर्ण ये है, इंपॉर्टेंट ये कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पॉपुलेशन है उसमें रेशियो क्या है, कितने पॉपुलेशन में हमारे कितने ओल्ड हैं, कितने जो हैं यंग हैं, कितने बच्चे हैं, ये भी तो आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो एज स्पेसिफिक रेट भी आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई मैं इस एज के ग्रुप के कितने हैं, या 10 से 15 साल के कितने लोग हैं, या फिर 15 से 20 एज ग्रुप के कितने, ऐसे करके। तो द इन्फेंट मोरालिटी रेट इज द नंबर ऑफ डेथ ऑफ बेबी बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लिव बर्थ। यानी कि मोरालिटी रेट क्या है बच्चे, यानी 1000 बर्थ में कितने एक साल के अंदर बच्चों जिनकी डेथ हो जा रही है, यानी कितने बच्चे ऐसे हैं। यानी कि जो चाइल्ड डेथ रेट है वो कैसे, उसमें क्या निकालते हैं कि चाइल्ड डेथ रेट जो है उससे मतलब क्या है कि 1000 के रेशियो में आपके एक साल से पहले कितने बच्चों की डेथ हो रही है, उससे क्या पता चलता है, आपकी जो चाइल्ड डेथ रेट है वो पता चलती है। क्लियर है? क्या पता चलती है? चाइल्ड डेथ रेट पता लगती है। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, क्या बढ़ लिया हमने, द चाइल्ड डेथ रेट पता कर ली। आगे चलते हैं। हाई रेट ऑफ इन्फेंट एंड मैटरनल मोरालिटी आर एन एम्बिजियस इंडिकेटर ऑफ बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी। यानी कि क्या, जो शिशु मृत्यु दर है, यानी कि जो बच्चे जो जन्म लेने से 1 साल के भीतर मर रहे हैं या डेथ हो रही है उनकी, वो क्या दिखाता है, वो हमारी पॉवर्टी को दिखाता है, यानी कि पिछड़ेपन को दिखाता है, गरीबी को दिखाता है, बैकवर्डनेस यानी पिछड़ेपन को भी दिखाता है। वो भाई आपके यहाँ बर्थ हो रही है और 1 साल के भीतर जो बच्चा है उसकी डेथ होती जा रही है, या सही उसको प्रॉपर चीजें इलाज नहीं मिल रहा है, तो क्या शो कर रहा है, ये आपका पॉवर्टी यानी गरीबी तो शो कर ही रहा है, और आपकी बैकवर्डनेस यानी कि आप कितने पिछड़े समाज में, ये भी तो शो कर रहा है। भाई अगर आप अच्छी सोसाइटी में, आप एक विकसित समाज में रहेंगे, डेवलप जगह पे रहेंगे, तो उन बच्चों की जो डेथ रेट है 1 साल के भीतर जो शिशु जो मर रहा है उसको कंट्रोल किया जाएगा ना। तो ये आपकी बैकवर्डनेस भी दिखाता है, पॉवर्टी भी दिखाता है। डेवलपमेंट इज accompanied by sharp fall in these rate as medical facilities and level of education awareness and prosperity increase। क्या मतलब है बच्चे, पिछड़ेपन और गरीबी को दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन समाज जो होता है डेवलपमेंट के रास्ते पे होता है, तो क्या होता है, ये दरें जो हैं वो तेजी से घटने लगती है, ये दरें जो है वो तेजी से क्या होती है, घटने लगती हैं। क्योंकि जो आपको मेडिकल की फैसिलिटी है वो क्या होती है, वो अच्छे से मिलती है, आपको एजुकेशन जो है वो अच्छे से मिलती है, तो ये क्या होती है, ये दरें जो है कम होने लगती हैं, आप जो है जागरूक हो जाते हैं। क्लियर है? तो आप डेवलप रहते हैं, डेवलप जगह पे रहते हैं, आप जागरूक रहते हैं, तो ये दरें जो आपकी जो हॉस्पिटलाइजेशन वाली फैसिलिटी वो अच्छी है, तो ये दरें क्या होती हैं बच्चे, ये दरें आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती हैं। क्लियर है? वन कॉन्सेप्ट विच इज समवॉट कॉम्प्लिकेटेड इज दैट ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या है मतलब, एक और चीज भ्रामक है जो क्या है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दिस रिफर टू द
एस्टिमेट नंबर ऑफ ईयर दैट एन एवरेज पर्सन इज एक्सपेक्टेड सर्वाइव। यानी क्या है, एक एवरेज पर्सन का क्या एस्टिमेट नंबर दिया जाता है, जिस यानी एस्टिमेट उसकी क्या दी जाती है, आयु दी जाती है, जिस आयु तक क्या करता है वो आयु तक क्या करता है, जीवित रहता है। इस गणना में क्या इसका उसमें कैलकुलेशन में क्या होता है बच्चे, किसी स्पेसिफिक एरिया में कोई व्यक्ति किस एज तक जीवित रह रहा है उसका एक एवरेज निकाला जाता है, वो इस एवरेज में आता है। यानी किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित टाइम के दौरान जो आयु क्या कर रहा है, मृत्यु दर संबंधी आंकड़ों के आधार पर की जाती है। क्लियर है? यानी कितना औसत आयु कितना वो जी रहा है व्यक्ति। यानी कि मान लीजिए कोई एरिया है पार्टिकुलर जहाँ पे जो डेथ है वो कोई 70 साल में डेथ हो रही, किसी की 72 में डेथ हो रही है, तो किसी की 68 में डेथ हो रही है। क्लियर है? तो ये डेथ रेशियो है, तो इसका आप एवरेज निकालेंगे अगर, तो आप देखेंगे 70 मर रहा है, 72 में, 68 में उसकी डेथ हो रही, तो 8 2 10 0, ये आपका हो जाएगा, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, आप एवरेज जो डेथ हो जाएगी वो 21 हो जाएगी। भाई एवरेज ऐसे निकालेंगे आप, जो रेशियो अलग अलग उन सबको जोड़ लेंगे और जितने उनसे डिवाइड करें, तो एवरेज क्या है, 70 साल उम्र, ऐसे निकाल लेंगे आप एवरेज। क्लियर? इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा ऑन एज स्पेसिफिक डेथ रेट इन अ गिवन एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? आगे बात करते हैं। द सेक्स रेशियो रिफर टू द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इन अ गिवन एरिया एट द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब सेक्स रेशियो क्या होता है बच्चे, लिंगानुपात जिसको कहते हैं, ये क्या होता है, यानी कि दिए गए निश्चित समय में और दिए गए निश्चित स्थान पर जो 1000 पुरुषों पे 1000 मेल पे जितनी आपकी क्या फीमेल की संख्या होगी, वही क्या होगा, सेक्स रेशियो। मान लीजिए 1000 कहीं पे पुरुष हैं दिए गए, आपके मान लीजिए आप किस गांव में रहते हैं, दिए गए निश्चित समय पर एक साल में या जितने भी आपके 1000 पुरुष हैं और 900 या 980 क्या है, महिला है, तो आपका ये रेशियो कितना हो गया, ये आपका 98 महिलाएं हैं कि इस पे 100 पे, ऐसा रेशियो हो गया। क्लियर है? ये 1000 पे क्या, 1000 पे 980 महिलाएं हैं, क्या 980 महिलाएं, तो ये ऐसे रेशियो, सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है, 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, वो क्या होता है, सेक्स रेशियो होता है। क्लियर? हिस्टोरिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड इट हैज बीन फाउंड दैट देयर आर स्लाइटली मोर फीमेल देन मेल इन मोस्ट कंट्री। यानी कि इतिहास इस चीज का गवाह है कि मोस्ट कंट्री में क्या है, फीमेल की संख्या जो है वो मेल से ज्यादा पाई गई। क्या? फीमेल की संख्या हमेशा मेल से ज्यादा पाई गई। दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट स्लाइटली मोर मेल बेबीज आर बॉर्न देन फीमेल वन। यानी कि ये क्या कह रहा है, ऐतिहासिक तौर पे क्या हुआ बच्चे, इस तथ्य के बावजूद भी क्या हुआ, नेचुरल तौर पे क्या हो रहा है, जो फीमेल बच्चे हैं उनकी तुलना में जो मेल बच्चे हैं वो ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। लेकिन एक बात सोचिए, अगर देखा जाए यानी कि बहुत सारी कंट्रीज में क्या है, मेल जो है वो क्या है, वो कम है फीमेल की अपेक्षा, फीमेल ज़्यादा है। अब लेकिन जो हो क्या रहा है, जो बर्थ हो रही है वो मेल की ज़्यादा हो रही है और फीमेल की क्या हो रही है, कम हो रही है। ये क्या चमत्कार है गुरुजी। यानी कि देखा गया है कि फीमेल की संख्या मेल से ज्यादा है कंट्रीज में, लेकिन जो बर्थ रेट है वो मेल की ज्यादा है। तो इफ डिस्पाइट दिस फैक्ट द सेक्स रेशियो इज समवॉट इन फेवर ऑफ फीमेल, दिस सीम्स टू बी ड्यू टू 2 रीजन। क्या 2 रीजन है भैया, बताओ हमको भी। फर्स्ट, गर्ल बेबीज अपीयर टू हैव एन एडवांटेज ओवर बॉय बेबी इन इज टर्म ऑफ रेजिस्टेंस और टू डिजीज इन इन्फेंसी। यानी कि ये कहने का मतलब ये आप सोच सकते हैं कि जो बच्चे बेबीज बॉय हो, जो बेबी गर्ल होती हैं, जो बेबी गर्ल का जन्म होता है, उनमें जो बीमारियों डिजीज के प्रति वो ज़्यादा रेसिस्टेंस होती है, यानी उनमें जो है कैपेसिटी ज़्यादा होती है बीमारियों से लड़ने की मेल की अपेक्षा। यानी कि मेल जो बेबी बॉर्न हुआ है वो सर्वाइव कर जाएगा, उससे ज़्यादा फीमेल बेबी जो है सर्वाइव कर सकता है डिजीज के प्रति। क्लियर है ना बात, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। तो at the other end of the life cycle, women have tended to outline men in most society so that there are more older women than male। यानी कि आप ये भी देखेंगे सोसाइटीज में कि जो ओल्ड वुमेन हैं वो ओल्ड मेन से ज्यादा पाए जाएंगे। यानी कि जो फीमेल हैं
जो ओल्ड फीमेल हैं वो किससे होंगी? ओल्ड मेन से ज्यादा होंगी। यानी कि जो आपकी ओल्ड फीमेल हैं उनकी संख्या ओल्ड मेल से ज्यादा होगी। यानी कि बूढ़े आदमी आपको कम दिखेंगे, बूढ़ी महिलाएं ज्यादा दिखेंगी। यानी कि जो जीने की एज है, जो एज ज्यादा होती है फीमेल की मेल से, यानी कि बूढ़ी महिलाएं आपको ज्यादा दिखेंगी, बूढ़े पुरुष कम दिखेंगे। तो आपको अमिताभ बच्चन का डायलॉग तो नहीं याद आ रहा कि क्या हार्ट अटैक जो है सिर्फ मर्दों को पड़ता है क्योंकि मर्दों के पास दिल होता है, औरतों के पास दिल नहीं होता। ऐसा तो नहीं याद आ रहा आपको? अमिताभ बच्चन क्या था ना, हम पुरुषों के पास दिल होता है, दिल, इसीलिए जो है हार्ट अटैक जो है मर्दों को आता है क्योंकि मर्दों के पास दिल होता है, औरतों के पास दिल नहीं होता है। तो इसीलिए यही थ्योरी पढ़ी लगता है अमिताभ बच्चन ने तभी डायलॉग मारा कि हार्ट अटैक जो है वो मेल्स को ज्यादा आता है कि उनके पास दिल होता है, महिला को दिल नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे, ये मजाक की बात है। ये जो थ्योरी है मेरे अपने आंकड़े नहीं है, आपकी बुक बता रही, वही मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी इसमें कोई रोल नहीं है, तो मुझे इस पे जो है आप ट्रोल ना करें कि सर तो ऐसा है, महिलाओं को कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं बुक्स की बात कर रहा हूँ, आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। तो मजाक की बात होगी, क्लास के बीच में थोड़ा थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, तो आपका मन लगा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फैक्टर्स लीड टू अ सेक्स रेशियो ऑफ रफली, देखिए 1050 फीमेल, 1050 फीमेल पर 1000 मेल। यानी कि रेशियो क्या निकाला गया, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो क्या है, यानी कि जो फीमेल हैं वो कितनी है 1050, मेल कितने हैं 1000, ऐसा रेशियो बताया जा रहा है। 1050 क्या है फीमेल है, ये क्या है मेल, ऐसा रेशियो बता रहा है। However, it has been found that the sex ratio has been declined in some country like China, South Korea and especially India। यानी कि ये क्या कह रहा है, जो सेक्स रेशियो है वो क्या है, इन कंट्रीज में क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। यानी कि 1000 पुरुष के पीछे स्त्रियां तो हैं मोटे तौर पे 1050, लेकिन देखने में ये भी आया कि जो चीन है, आपका जो कोरिया है, ये क्या है, भारत जैसे कुछ देश है, इसमें स्त्री पुरुष का अनुपात घटता जा रहा है। यानी कि इन देशों में आपका चाइना हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इंडिया हो गया, इसमें क्या हो रहा है, स्त्री पुरुष का अनुपात, जो मेल फीमेल का जो रेशियो है वो क्या हो रहा है बच्चे, घटता जा रहा है। वो घटता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। क्या कारण है भाई? अब दिस फिनोमिना हैज बीन लिंक्ड टू प्रिविलिंग सोशल नॉर्म दैट टेंड टू वैल्यू मेल मच मोर देन फीमेल्स which lead to son preference and the relative neglect of girl babies। यानी इसका एक मुख्य कारण क्या हो सकता है बच्चे, कि भारत जैसे हमारे जो देश हैं इसमें क्या होता है कि लोग चाहते हैं मेल बॉय है ना, बेबी बॉय, क्या हमें तो बस लड़का चाहिए, भगवान बस लड़का हो जाए हमारे इस बार, बस पोता हो जाए। तो कह रहे हमें मेल चाहिए, बस पोता दे दो। और गर्ल्स बेबी क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। क्या कह रहा है, निगलेक्ट करते हैं किसे, बेबी गर्ल को। यानी हमारे यहाँ जिनको देवी माना जाता है, हमारी जिनको देवी को पूजा जाता है, गर्ल को देवी की तरह पूजा जाता है, उसी गर्ल को हम निगलेक्ट भी करते हैं। यानी कि जब हम बात करते हैं देवी मानते हैं गर्ल को, लेकिन एक समय आता है उसी गर्ल को हम निगलेक्ट करते हैं। अपने ही बच्चे से उम्मीद क्या करते हैं, भैया पोता चाहिए। और फिर जब त्यौहार आता है तो कहते हैं देवी बच्ची कहाँ मिलेंगी, हमें हमारे पड़ोसी घर जाते हैं, घर में जो बिटिया भेज देना, उनको खिलाना है खाना, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं, और हमें बेबी गर्ल हमारी देवी भेज देना। वही लोग क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं पोता चाहिए और बाहर से बुलाते हैं देवियों को ताकि खाना खिला सके। तो ये भी कारण हो सकता है कि रेशियो इन देशों में कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ क्या है, मेल को प्रेफरेंस देने, पुरुष प्रधान, पैट्रियार्की इसके लिए क्या जिम्मेदार है। हमारे इतिहास गवाह रहा है पैट्रियार्की, बहुत पुरुष प्रधानता रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है पुरुष प्रधानता भी इसके लिए क्या है, जिम्मेदार रही है कहीं ना कहीं। पुरुष प्रधानता वाली जो स्कीम है कि मेल को जब बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, कि मेल कुछ पुराने जमाने में रूरल एरिया में आप देखोगे कि जो है कमाने वाला भी मेल होता है, महिलाएं नहीं कमाती, तो कमाता है तो उसको ज़्यादा और प्रेफरेंस मिलती है। पुरुष प्रधान है, सारे डिसीजन कौन लेता है, मेल लेता है। पुरुष प्रधानता वाली स्कीम बहुत आ रही है। पापा से पूछ लो या भाई से पूछ लो, भाई के साथ चले जाओ, तुम ऐसे अकेले, मैं नहीं कह रहा सही गलत, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मैं एक लॉजिक जो आपकी बुक में दिया है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा मैं।
लेकिन पुरुष प्रधानता भी इसका कारण है, यानी बच्चे को, मेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, फीमेल ऐसे नहीं, फीमेल को भी इंपॉर्टेंस। अब देखिए कितनी बच्चियां जो है हमारी कितनी पढ़ रही हैं, अच्छे अच्छे से तैयारी कर रही हैं, अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई, बढ़िया बढ़िया पद पे बैठ रही हैं, आईएएस बन रही, पीसीएस बन रही हैं। बच्चियों को मौका, तो हमारी बच्चियां भी, बहनें जो हमारी हैं वो भी बहुत टैलेंटेड, बस उनको मौका नहीं मिलता। जो रूरल एरिया से आती है बेचारी, उनको और मौका नहीं मिलता, उनको जो है घर से निकलने नहीं दिया जाता, उनको पढ़ने की आज़ादी नहीं जितनी बॉय को है, उनको कमाने की आज़ादी जितनी बॉय को है। तो कहीं ना कहीं जो है सन को प्रीफरेंस देना भी इसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है, सन को प्रीफरेंस देखने में मिल रही है। कहते हैं ना कि जो लोग कहते हैं कि हमको लड़का चाहिए, उनको कोई इस बात की आज़ादी नहीं है कि वो जब जाएं अपनी पत्नी को दिखाने डॉक्टर को, तो फीमेल डॉक्टर की क्या करें, डिमांड करें। ऐसे लोगों को कोई वो नहीं है। तो हम जाते हैं तो फीमेल डॉक्टर चाहिए हमको, क्लियर, हमको देवी चाहिए, और हम खुद डिनाई करते हैं क्या, बेबी गर्ल से। तो ये सब नहीं होना चाहिए समाज में, ये सब बहुत बेकार चीज़ है समाज के लिए अपने। तो इससे भी क्या है, आपको देखने को मिल रही है कि लड़कियों की दर जो है जन्म क्यों घटती जा रही है। जब महिलाएं नहीं रहेंगी तो बच्चों को जन्म कहाँ से लेंगे बच्चे, ये भी तो सोचना है हमको। महिलाएं जो हैं, जो स्त्री है, वो हमारे जीवन का जो है एक आधार है। महिलाएं हमारी बैकबोन है, फिर चाहे वो आपके घर में आपकी माता के रूप में हो, आपकी बहन के रूप में हो। देखो कितनी प्यारी होती हैं हमारी माँ, देखो उनके पास कोई काम नहीं सिवाय एक काम के हमारा ख्याल रखना। हम खुद भी सोचते हैं, हम खुद बच्चे इतना ख्याल कभी किसी का नहीं रख सकते जिस हिसाब से महिलाएं रखती हैं। वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत एक प्रकृति की देन है हम लोग के लिए, एक बहुत कह सकते हैं हम लोग के लिए एक ब्लेसिंग्स है। वो हमारे जो माताएं बहना हैं उनके बिना हम कुछ नहीं, वो हमारी बैकबोन है, वही हमारा सहारा, वही हमें सपोर्ट करती है, वही हमें मोटिवेट करती है। आपकी बहनों के बिना, आपके घर में बहनें, देखिए कितना अच्छा माहौल रहता है, घर में बहनें होती हैं, वही आपको चीज़ें बताती हैं, बट ए भाई ऐसा पहन के जाओ, ये अच्छे नहीं लग रहा हो, ये करो वो करो, कितना अच्छा लगता है। हमारी माताएं कितना ध्यान रखती हैं, तूने खाना खाया कि नहीं खाया, तू पतला होता जा रहा है, तू कमजोर होता जा रहा है ना। तो ये हमारी बैकबोन है, इनको हम डिनाई नहीं कर सकते कभी। चलिए, द एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन रिफर टू द प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन इन डिफरेंट एज ग्रुप रिलेटिव टू द टोटल पॉपुलेशन। क्या मतलब है, द एज स्ट्रक्चर क्या है, जो जिसका स्ट्रक्चर है, एज स्ट्रक्चर पॉपुलेशन का, वो कहाँ से रिफर करता है, वो रिफर करता है प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन डिफरेंट एज, यानी अलग अलग एज ग्रुप के जो लोग हैं उनसे क्या है स्ट्रक्चर तैयार होता है। किसका स्ट्रक्चर तैयार होता है, किसका, हमारी पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है, अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं उनसे क्या होता है, हमारा जो स्ट्रक्चर वो बच्चे तैयार होता है। ठीक है, अलग अलग बच्चों का रेशियो होता है, उनसे तैयार होता है। द एज स्ट्रक्चर चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या कह रहे हैं, जो एज की स्ट्रक्चर है वो क्या है बच्चे, जो डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं और जो एवरेज जो एज है उनको क्या है, दोनों में चेंज रहता है। फिर इनिशियली पुअर मेडिकल फैसिलिटीज, प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज एंड अदर फैक्टर मेक फॉर अ रिलेटिव शॉर्ट लाइफ स्पैन। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मेडिकल फैसिलिटी है, क्या है, जो मेडिकल फैसिलिटी है और जो रोगों का प्रकोप हो रहा है, क्या है, उसके कारण क्या है, आपकी जो जीवन की अवधि है वो क्या हो रही बच्चे, कम होती जा रही है। क्या हो रही, कम होती जा रही है। मोर ओवर हाई इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी rate also have an impact on the age structure. With development, quality of life improve and with it the life expectancy also improves. क्लासें बच्चे जब लंबी चल जाती हैं, इससे पहले भी आपकी क्लास लेके आया हूँ मैं एक दूसरे सब्जेक्ट की, तो जब ज़्यादा हम लंबी क्लासें लेते हैं हमारी जबान के घरती लड़खड़ाने लगती है, हमारे मुंह से बोल नहीं निकलता, गला सूखने लगता है। अभी 3-4 घंटों को मैं पानी नहीं पी पाऊँ क्लास की वजह से, तो जबान बहुत लड़खड़ाती है, तो माफ़ी चाहूँगा। हाँ, हम क्या कह रहे थे बच्चे, मोर ओवर हाई इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन द एज स्ट्रक्चर विद डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव एंड विद इट लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑल्सो इम्प्रूव। क्या कह रहा है, जो डेथ की क्या है, आपकी जो है हाई रेट्स हैं, किसके, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या कहाँ से इंप्रूव होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंप्रूव होती है, कहाँ से, डेवलपमेंट के साथ। क्या, डेवलपमेंट के साथ। क्लियर है। और क्या कह रहा है बच्चे, और क्या कह रहा है कि डेवलपमेंट के साथ साथ क्या होता है, जीवन में आपके सुधार आता रहता है और आयु भी क्या होती है, संभवतः बढ़ती है।
यानी कि जब डेवलपमेंट होता है भाई, हर चीज़ का डेवलपमेंट होता है ना आपका भाई। डेवलपमेंट का मतलब कि आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, आपकी लाइफस्टाइल में डेवलपमेंट हो रहा है। तो लाइफस्टाइल अच्छी होगी, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होंगी, आप न्यूट्रिशन अच्छा लेंगे, तो ओवरऑल आपकी लाइफ भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी ना, बढ़ेगी ना। तो यही चीज़ बता रहा है कि लाइफ क्या होती है, इससे बढ़ती है और स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन आता है। क्या होता है, छोटी जो आयु होती है, जो छोटी आयु के एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनमें क्या होता है, उनके अपेक्षा छोटे हिस्से और बड़े आयु के जो लोग होते हैं वो बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं, इस स्थिति को कहते हैं जनसंख्या का बूढ़ा होना, क्या ओल्ड होना स्ट्रक्चर का। तो दिस चेंज द एज स्ट्रक्चर रिलेटिवली स्मॉलर पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन आर फाउंड इन द यंगर एज ग्रुप एंड लार्ज पोर्शन इन द ओल्ड एज ग्रुप। दिस ऑल्सो रिफर टू एज एजिंग ऑफ पॉपुलेशन। क्या है कॉन्सेप्ट समझिए कि जब हमारा एज ग्रुप जो है जिसमें क्या हो, ओल्ड वन ज़्यादा होते हैं और जो है यंग जनरेशन कम होती है, यानी जो रेशियो है दोनों का, यानी कि ऐसा रेशियो जनसंख्या का जहाँ ओल्ड वन ज़्यादा पाए जा रहे हैं, यंग कम पाए जा रहे हैं, तो इसको क्या करते हैं, जनसंख्या का बूढ़ा होना कहते हैं। मान लीजिए एवरेज एज की बात करें, मान लीजिए आपके 10 लोग हैं फैमिली में, 10 लोगों में एक की उम्र 2 साल है, एक की 4 साल है, एक की 10 साल है, एक की 8 साल है, एक की 6 साल है, 2 साल है, 2 साल है, फिर क्या है 3 साल का भी कोई है, 7 साल का कोई है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, एक कोई है आपका मान लीजिए 8 साल का। तो एवरेज एज आपकी क्या होगी देखते हैं, 4 2 6 10 16 16 18 24 6 30 30 4 34 3 37 37 + 7 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 44 और 8 हो जाएगा आपका 52। तो 52 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि एवरेज एज आपकी क्या है फैमिली की 5.2, यानी 5 साल लगभग 5 मान लीजिए आप, या 5.5 जो भी। तो ऐसे ही एवरेज एज क्या होती है, जब एवरेज एज मान लीजिए आपकी एवरेज एज जो होगी देश की 65 साल होगी, तो आपका देश तो बूढ़ा है कि नहीं। एवरेज एज आपकी देश की कितनी है, 35 ईयर है, तो ठीक है, एवरेज एज आपके देश की क्या है 30, तो यंग है आपका देश, 28 है एवरेज, तो यंग है आपका देश। तो ये क्या करता है, एवरेज आयु से बात कर रहा है, यानी कि आपका देश जब एवरेज एज बढ़ती है तो क्या कहते हैं, देश आपका जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी पॉपुलेशन है। क्या है, बूढ़ी पॉपुलेशन है। क्लियर है। वही कह रहा है कि जब बड़े हिस्से पाए जाते हैं कि ज्यादा संख्या में आपकी बड़ी आयु के लोग होते हैं और छोटी आयु के लिए कम संख्या में होते हैं, तो आप कहते हैं कि आपकी पॉपुलेशन जो ओल्ड हो रही है, जनसंख्या आपकी बूढ़ी हो रही, बूढ़ी जनसंख्या है। तो द डिपेंडेंसी रेशियो इज ए मेजर comparing the portion of a population which is composed of depends। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, elderly people who are too old to work and children who are too young to work with the portion that is the working age group generally defined as 15 to 64। यानी कि जो वर्किंग एज ग्रुप सुनिए, 15 से 64 साल के आयु के लोग क्या है, वर्क करते हैं। यानी 15 से जो 64 के एज ग्रुप के लोग हैं वो क्या है, वर्किंग है, वो काम करते हैं। अब जो लेस देन 15 है, 15 से कम आयु के जो लोग हैं वो क्या है, डिपेंड है। भाई आपकी उम्र अगर 15 से कम है, यानी 15 भी है, 14 12, तो आप किस पे डिपेंड है, आप अपने पेरेंट्स से डिपेंड है जिनकी एज ग्रुप 64 के अंदर है। क्लियर है। वो 15 से 64 से किसी भी एज ग्रुप में आपके पेरेंट्स मान लीजिए 40 साल की उम्र है, तो आप उन पर डिपेंड है ना। और उन पर कौन डिपेंड है, मोर देन 64, यानी कि जो 64 वर्ष से अधिक आयु के लोग वो भी उन पर डिपेंड है। क्लियर, वो भी उन पर डिपेंड है। तो द डिपेंडेंसी रेशियो इज इक्वल टू द पॉपुलेशन बिलो 15 और अबव 64 डिवाइड बाय पॉपुलेशन इन द 16 and 64 एज ग्रुप। दिस इज यूजुअली एक्सप्रेस एज a percentage। राइजिंग डिपेंडेंसी रेशियो इज cause for worry in countries that are facing an aging population, since it become difficult for a relative smaller proportion of working age people to carry the burden of providing for a relative larger population of dependents। अब ये देखिए कि ये जो नॉन वर्किंग जो है, क्या नॉन वर्किंग जो ग्रुप है पूरा, ये डिपेंड है वर्किंग पे। ये क्या है, नॉन वर्किंग। भाई अब 15 साल से कम है तो आप काम तो कर नहीं रहे, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने खाने खर्चे के लिए पूरी तरह आप पेरेंट्स से डिपेंड हैं। और आपके जो ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर हैं जो 64 से ऊपर हैं, वो भी बेचारे अब काम नहीं कर सकते, वो बूढ़े हो गए, तो वो भी किस पे डिपेंड है, आपके पेरेंट पे डिपेंड है। तो ये कह रहा है कि होता क्या है, जब ये डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, मान लीजिए एक कमाने वाला है और उसके 2 बच्चे हैं और 2 पेरेंट्स हैं, ठीक है, और एक उसकी वाइफ भी है। कमाने वाला एक है, उस पर डिपेंड कितने हैं, 5।
तो ये क्या होगा, ये आप उसको लोग भाई वो कमा, इतने एरिया में वो 1 लाख रुपए भी कमा रहा है अगर, तो उसके 5 लोग डिपेंड भी है, ये भी तो देखिए 5 लोगों के खर्चे उस पर डिपेंड हैं, तो वो क्या होगा। अब बताइए, अब ज्यादा सक्षम कौन परिवार होगा, एक कमा रहा है, एक क्या कर रहा है, इनकम कर रहा है, और क्या है 4 उस पर डिपेंड है, और एक परिवार में, दूसरे परिवार में 5 लोग हैं, वो 5 कमा रहे हैं, 5 वर्किंग है, तो ज्यादा बताइए सक्षम कौन होगा, ज्यादा पोटेंशियल किसके पास होगी भाई, जो जहां 5 वर्किंग वो ज्यादा अच्छा से जीवन जिएंगे, ना कि जहां 1 वर्किंग और 5 डिपेंड है। तो यही रेशियो होता है, क्लियर है। तो क्या होता है इसमें, आमतौर पे क्या रेशियो परसेंटेज में डिवाइड किया जाता है। अब ये रेशियो अगर बढ़ रहा है, ये रेशियो अगर बढ़ रहा है, यानी कि 1 कमा रहा है और 4 डिपेंड है, तो ये चिंता का विषय है बच्चे, ये क्या हो जाता है, चिंता का विषय है आपका। ये बढ़ता चला गया तो आपके लोग जो होंगे उनके गिरने लगेंगे, वो उनके में डाउनफॉल आने लगेगा, क्योंकि डिपेंड ज्यादा है, कमा कम रहे हैं। इसीलिए होता है कि वर्किंग पर्सन आपके एरिया में, आपके जहां भी वर्किंग लोग ज्यादा होने चाहिए। कैसे वर्किंग लोग ज्यादा होने चाहिए, ये कॉन्सेप्ट ये बताता है, क्लियर है। जैसे जैसे मतलब आश्रित, जैसे जैसे डिपेंड लोगों की संख्या बढ़ेगी, वैसे जो वर्किंग है वो भी लो होते चलेंगे, वो भी बेचारे कितना बोझा ढोएंगे, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर आ जाएगा वर्किंग लोगों के ऊपर, जैसे जैसे फिर वो अपने काम में कठिनाई महसूस करेंगे। भाई एक अकेला आदमी 5 लोगों की जिम्मेदारी निभाएगा तो उसके ऊपर जो प्रेशर आएगा वो भी तो कठिनाई महसूस करेगा, क्लियर है। फिर उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो, गिरती चली जाएगी। दिस इज यूजुअली एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज। आर राइजिंग डिपेंडेंसी रेशियो इज कॉज फॉर वरी इन कंट्री दैट आर facing an aging population, since it become difficult for a relative smaller population of working age people carry the burden for providing for a relative larger population of dependent। तो अब क्या होगा, जब ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ेगी तो वो जो कमाने वाले लोग हैं उनका भी क्या होगा बच्चे, उनका भी दिक्कत होगी। वो क्या होगा, वो भी जो उनके ऊपर बर्डन ज्यादा आ जाएगा। तो क्या चाहिए कि कमाने वाले जो लोग हैं वो ज्यादा हों और डिपेंडेंसी वाले लोग कम हों। एक सक्षम देश को क्या चाहिए कि वहां पे काम करने वाली वर्किंग जनरेशन ज्यादा हो और डिपेंडेंट रहने वाली कम हो। अगर डिपेंड रहने वाली बढ़ती चली जाएगी तो वर्किंग के ऊपर बर्डन ज्यादा आ जाएगा। तो बताइए, जहां 5 लोग हैं, 5 डिपेंड है, वो ज्यादा सक्षम होंगे कि जहां 5 लोग हैं, 1 वर्किंग है, 4 डिपेंड है। आप खुद जानिए। तो देश कब तरक्की करेगा, जब ज्यादा लोग वर्किंग होंगे। आपका परिवार कब तरक्की करेगा, जब आप कमा रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं, ज्यादा अच्छा इकोनॉमी आपके घर की बढ़ेगी ना। तो वही समझ लीजिए, आप घर से समझिए अपने। भाई एक अकेला होगा वो भी कठिनाई महसूस करेगा, गिरता हुआ चला जाएगा वो भी। तो जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी गिरती चली जाएगी, क्योंकि जो काम करने वाले लोग हैं उनका रेशियो कम है और जो डिपेंड रहने वाले हैं उनका रेशियो ज्यादा है। तो ये आप इस कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। ऑन द अदर हैंड, अ फॉलिंग डिपेंडेंसी रेशियो कैन बी अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ड्यू टू द लार्जर पोर्शन ऑफ वर्कर रिलेटिव टू नॉन वर्कर। यानी कि जो वर्कर हैं उनका पोर्शन कैसा है, नॉन वर्कर ज्यादा होना चाहिए। दिस इज सम टाइम रिफर टू एज द डेमोग्राफिक डिवाइडेंड और benefit flowing from the changing age structure. However, this benefit is temporary because the larger pool of working age people will eventually turn into non-working old age group. क्या होता है बच्चे, एक टाइम पे क्या होगा भाई, जब काम करने वाले जो ज्यादा लोग हैं या काम करने वाले जो लोग हैं वो भी तो एक बार नॉन वर्किंग में चेंज होंगे। यानी कि जो अभी वर्किंग है, आपके पेरेंट्स अभी वर्किंग है, आप बड़े हो, जो कल को आप बड़े होगे तो वो क्या होंगे, वो भी तो बूढ़े होंगे, तो वो नॉन वर्किंग में चेंज होते चले जाएंगे ना। तो नॉन वर्किंग ज्यादा होंगे तो वो फिर वर्किंग कम होंगे तो वो भी नॉन वर्किंग में चेंज होंगे, तो कितना फिर कमाएगा कौन। एक तरह की सिचुएशन ऐसी आ जाती है ना। तो ये कहा जा रहा है आपसे। क्लियर है बच्चे, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इससे क्या होगा, पॉपुलेशन को कभी फायदा नहीं होगा। क्या होगा, फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो एज स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा। फायदा कहां जाएगा उससे। अब जो लाभ की स्थिति है इस एज ग्रुप में क्या होता है, जो लाभ की स्थिति वो भी क्या होती है, टेम्परेरी रहती है। क्योंकि जो वर्किंग, मैंने बताया, जो वर्किंग लोग हैं वो भी क्या होंगे, आगे चल के नॉन वर्किंग में चेंज हो जाएंगे। क्या होंगे, नॉन वर्किंग में चेंज हो जाएंगे। क्लियर है। बूढ़े लोगों में बदलेंगे ना वर्किंग लोग भी। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। आपको आई होप ये चीजें क्लियर हुई होंगी और आके जो कॉन्सेप्ट आज के हैं वो आपको समझ में आए होंगे, उम्मीद करता हूं। यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हैं। और मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में आपसे, और बात करेंगे इसके आगे की कहानी की, क्या है इसके आगे का कॉन्सेप्ट और क्या चीज़ें हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको बहुत चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आपको अच्छे समझ में आया होगा।
तो मिलते हैं बच्चे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जय हिंद बच्चों।